नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे शुभ स्वागत है। आज सभी के लिए आधुनिक भारत का घटना चक्र लेकर के आया हूँ। इसमें टॉपिक है ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आईएएस प्री से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस है, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, तो सभी क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ रहा पहला क्वेश्चन, रहा यहाँ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है, होम चार्जेज निम्नलिखित में से कौन सी निधियाँ होम चार्जेज की संघटक थी? देखिए, तो पहला इसमें है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। ठीक है। 2 नंबर है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। 3 नंबर है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो आंसर ए होगा, ए और 1 और 2 होगा, लेकिन ए नहीं होगा। इसको एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन देखें इसमें कौन सा है, 1 और 2 ऑप्शन में कहाँ है? तो बी आंसर सही होगा, इसका बी आंसर सही होगा। देखिए क्या है कि होम चार्जेज, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में होम चार्जेज क्या था? भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। जिसमें क्या क्या था? होम चार्जेज में क्या क्या घटक था? ठीक है, तो लंदन में इंडिया ऑफिस, ठीक है, उसके भरण पोषण पर जितने खर्च होते थे रख रखाव के लिए, उसके संचालन के लिए, तो ये उसमें शामिल था। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, भारत में जितने भी अंग्रेज कर्मचारी थे, एम्प्लाई थे, उसके सैलरी और पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी इसी पर भारित था। तो ये दोनों इसमें शामिल था। लेकिन भारत के बाद जो भी युद्ध होता था उसमें जो सेना को भेजा जाता था उसमें एक खर्च शामिल नहीं होता था। इसका कहना इतना ही है। और चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। घटना चक्र के अलावा भी कोई क्लास का वीडियो देखना है, करंट का देखना है, साइंस का देखना है, आपको एनसीईआरटी का क्लास देखना है, तो चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सर्च करें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखें। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर की शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, मतलब पूछा जा रहा है किस लिए प्रयोग किया जाता था। ये देखें, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। राइट आंसर यही है। क्या होता था कि ब्रिटिश से जो भी सामान जो भारत आता था आयात होकर के, इंपोर्ट होकर के, उस पर क्या होता है कि उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, नाम मात्र का टैक्स लगाया जाता था। नाम मात्र का टैक्स लगा, जिससे कि भारत में वो सामान सस्ता हो जाता था, ब्रिटिश सामान। और भारत से जो निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था, उसमें कई गुना, 400 गुना तक उस पर ड्यूटी लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, जिससे कि ब्रिटिश के बाज़ार में, इंग्लैंड के बाज़ार में भारतीय सामान महंगा हो जाता है। इसीलिए भारतीय उद्योग विकसित नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? देखिए, ब्रिटिश शासन के समय भारत में कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ, इसका स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, ठीक है, ये नहीं, विदेशी पूंजी की कमी, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह देना। यही आंसर होगा इसका, यही कारण था। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह देना, प्रायोरिटी देना, यही एक मुख्य कारण था, जिसके कारण भारत में स्वतंत्र औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया। ये आईएएस प्री 1999 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखें। एक क्वेश्चन तो आपका कब का है? आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन, मात्र 4 साल पहले का क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो क्या थे? ये ऑप्शन में है
परिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। बी है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। सी है जस्ता, चांदी, सोना, मसाले और चाय। डी है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। राइट आंसर डी होगा, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इसी में मिला देगा मसाले तो नहीं हो पाएगा। इसी का होता था कपास का कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ठीक है, देखिए इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या सोरा और अफीम जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो बिहार से प्राप्त किया था। इसे बिहार से प्राप्त किया जाता था। और अफीम को कहाँ निर्यात किया जाता? तो चाइना इसे निर्यात किया, चाइना। इसलिए चाइना के साथ अफीम युद्ध लड़ चुका है, अफीम युद्ध। ठीक है, इतना अफीम पिलाया चाइनीज़ को कि उसका आँख छोटा छोटा हो गया। ठीक है, दिखने लगा नशे में। और नील भी यहाँ से आयात किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर की इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? राइट आंसर होगा कार्नवालिस ने लागू किया है। देखिए इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस प्री 1991 का, और अभी भी आ सकता है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री स्टैटिक पोर्शन है। क्वेश्चन वही आते रिपीट होते हैं, घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, इस्मतरारी बंदोबस्त ये क्या है? इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। इसे अस्थाई बंदोबस्त करते हैं, इसे जागीरदारी बंदोबस्त करते हैं, इसे मालगुजारी बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, इसे लागू किया किसने? कार्नवालिस ने। कब? 1793 में। इसे 1793 ईस्वी में इसे लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आया कहाँ कहाँ लागू किया गया? इसे लागू किया गया बंगाल, देखते रहे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। मतलब यूपी का जो क्षेत्र है, पूर्वी यूपी, उसमें वाराणसी क्षेत्र में इसे लागू किया गया। ठीक है, और टोटल ब्रिटिश भारतीय भूमि का कितना था? 19% था। ये कितना था? 19% था। ठीक है, आगे जाएंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा 31%, और फिर आगे बढ़ेंगे तो महलवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा 30%। ठीक है, यह है 19%। ठीक है, हाँ, इसमें क्या था? कंपनी को एक नए वर्ग का भूस्वामी घोषित किया, जमींदारों को भूस्वामी घोषित कर दिया गया इसके अंतर्गत, नए भूस्वामी। और इसके अंदर क्या था? 10/11। ठीक है, 10/11 कंपनी को देना होता था, और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। 6 नंबर देखें, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? राइट आंसर होगा कार्नवालिस के समय। कब? 1793 में। ब्रिटिश भारतीय भूमि का कितना? तो 19% भूमि पर था। चलिए कहाँ कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। ठीक है, इतने बार बोलूँगा कि आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखें, 7 नंबर फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट होता है। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री जो स्टैटिक है, इसमें ज़्यादा कोई चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन इसमें हूबहू आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑप्शन सहित आ जाते हैं। और आईएएस-पीडी में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपके स्टेटमेंट या ऑप्शन चेंज करके या यूपी पीसीएस में पूछे गए 1-2 क्वेश्चन को डाल दिया जाता है, तो वहाँ भी तो आईएएस-पीडी के लिए भी यूजफुल है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? किससे लागू किया, मतलब किसके साथ इसे लागू किया गया था? जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब? 1793 में कार्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी का क्षेत्र, और टोटल 19% भूमि पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह 8 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब? बीपीएससी 2011 में। राइट आंसर होगा जमींदारों के साथ किया गया, जमींदारों को साथ किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस। कब? 1793 में किया गया। टोटल भूमि का कितना प्रतिशत? 19%। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। चलिए 10 नंबर है, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लागू किया कब? डी आंसर 1793 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, कानूनी विवाद बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में
देखा जा जोड़ कर देखा जा सकता है। इसका कारण क्या था? भूमि विवाद बढ़ गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब 1793 में भू व्यवस्था लागू किया, अस्थायी बंदोबस्त, इसके बाद भूमि विवाद बढ़ गया। तो इसका कारण क्या था? चलिए देखते हैं कारण क्या था। कारण जो बतला रहा है इसमें, एक है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, सी है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, और डी है 1 2 ए बी सी कथनों में से कोई सही नहीं। तो राइट आंसर यही होगा, कोई सही नहीं है, सभी गलत है। तो आंसर क्या है इसका? तो कोई इसका आंसर नहीं है, सभी कोई इसका सही का कारण नहीं है। तो सही कारण क्या है? तो कहेंगे सही कारण फिर क्या है? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में लागू किया गया, 1793 में लागू किया गया, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय प्रतिभूमि थी। तो उसे प्रतिभूमि मतलब जिस पर की खेती नहीं होती, वर्षों तक खेती नहीं हुआ, प्रतिभूमि कहा जाता है। चायागार था, और अनुदान में जो भूमि दिया गया तो वो भूमि था। तो उस पर कोई मतलब कि ऐसा कोई उस पर फैसला नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद में कोई इस पर तो इस तरह कोई निर्धारण नहीं हुआ था। अनुदानित भूमि जो अनुदान में मिला हुआ था, चारागाह था, या प्रतिभूमि, उसका कोई निर्धारण नहीं हुआ था, जिसके कारण कृषक और मध्यस्थ में बहुत सारा विवाद होता गया, जिसके कारण कानूनी दांव पे जाते गए और विवाद बड़ा। यही इसका सही आंसर। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया है ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। क्या कारण था? देखिए, पट्टा मतलब लीज पर देना। आज भी जमीन लीज पर दिया जाता है, ठीक है। किसी कंपनी को, बिहार सरकार भी जो कंपनी आती है तो एक कंडीशन होता है लीज पर 100 वर्षों के लिए दिया जाना, 50 वर्षों के लिए, 90 वर्षों के लिए। आम आदमी किसी से लीज पर जमीन ले सकता है, वहाँ फॉर्म स्थापित कर सकता है, वही पट्टा कहलाता है, पट्टा लीज पर। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। यही है कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये अपने मन से काम करते, मनमोजी थे। यही सही आंसर है। चलिए, ये IAS PD 2001 का क्वेश्चन है। आप देखेंगे आगे 13 नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। क्या कारण था इसका? राइट आंसर होगा सी। क्या है? भू राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यही इसका कारण था। परमानेंट सेटलमेंट इसका कारण था। कब लागू किया गया? 1790 में लागू किया गया। 10 वर्षीय था। आगे चल के मार्च 1793 में से अस्थायी बंदोबस्त कर दिया जाता है किसानों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते 14 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कौन सा? तो राइट आंसर होगा ए, 1885 द्वारा। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो इसका आंसर ये है, IAS PD 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। IAS PD 2017 का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ, ठीक है। देखिए, ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बी है अलेक्जेंडर रीड, और 3 है थॉमस मुनरो। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 है अलेक्जेंडर रीड, और 3 है थॉमस मुनरो। देखिए, यहाँ अस्थायी बंदोबस्त नहीं है, ये रैयत बारी व्यवस्था। क्या है? रैयत बारी व्यवस्था। ये दक्षिण भारत में लागू किया गया। चलिए इस पर आ गया और बातें करते हैं। राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कॉर्नवालिस। तो ये तो अस्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में। तो रैयतबारी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर होगा 2 और 3 किस में है? देखते हैं 2 और 3 सी में। तो यही आंसर होगा। देखिए, ये जो रैयतबारी व्यवस्था है, ब्रिटिश भारतीय भूमि का कितना? तो 51%, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत कितना था? 31 था, 19 था, ठीक है। ये 51%, सबसे अधिक इसी के हिस्से में था। रैयतबारी के अंतर्गत महलबारी में 30 था, महलबारी के अंतर्गत 30% भूमि था, ठीक है। तो कितने लागू किया? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में, इस तरह से क्वेश्चन आया है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम किसने लागू किया रैयतबारी व्यवस्था को? तो
मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु में कौन था जगह का नाम है बड़ा महल। पिछली बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था इससे। बड़ा महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया, जिसने किसने लागू किया? अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया। आगे टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में इसको कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। फिर आगे 1820 में क्या होता है? 1820 में मद्रास के गवर्नर बनने पर इसने मद्रास में लागू किया गया। इसका एक स्टूडेंट होता है, इसका चेला होता है, इसका नाम होता है मुनरो। ठीक है, इसने एलिफिस्टन जो मुनरो का शिष्य है, इसने मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। को क्वेश्चन आया कि मुंबई प्रेसिडेंसी में किसने लागू किया तो एलिफिस्टन ने लागू किया। किसने? एलिफिस्टन ने। ठीक है, मद्रास में तो मुनरो ने लागू किया गया, लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? राइट आंसर होगा बी, मद्रास में लागू किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कहाँ? मद्रास कहाँ? बड़ा महल में। अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ दे तब बड़ा महल, ये है बड़ा महल में। ठीक है, बीपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। कहाँ कहाँ? देखिए बंगाल में और ये मद्रास में। अभी आगे आपको मैंने बतलाया भी है कि रैयतवाड़ी सर्वप्रथम मद्रास में और ये अस्थायी बंदोबस्त कहाँ? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और वाराणसी 3 जगह लागू किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल भूमि का कितना है? 19%, इसमें 51%। सबसे अधिक भूमि इसी के अंतर्गत आती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। कहाँ? किससे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। किससे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। अस्थायी बंदोबस्त कौन था? तो कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ? तो ये था आपको पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में दोनों जगह रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ था? तो पश्चिमी भारत में भी था और दक्षिणी भारत में भी था। चलिए 20 नंबर मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? ठीक है, रैयतवाड़ी तो मुनरो। ठीक है, कहाँ हुई? मद्रास में मुनरो। और मुंबई में, बॉम्बे में कौन? तो एलिफिस्टन। चलिए 21 नंबर रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने किया था? टॉमस मुनरो ने इसका प्रारंभ किया। किसने? टॉमस मुनरो ने। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर की अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मद्रास और मुंबई दोनों होगा, डी आंसर होगा। इसका डी आंसर है, मद्रास और मुंबई दोनों में लागू किया गया। चलिए कई बार क्वेश्चन आ चुका, रिपीट हो चुका। IAS प्री 1993, यूपी का एग्जाम है 2001, झारखंड 2011। चलिए अब 23 नंबर देखें कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से? तो मद्रास प्रेसिडेंसी से प्रारंभ किया था। 24 नंबर रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये सही है। और 2 नंबर की सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। 3 नंबर कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। राइट आंसर देखें, तीनों ऑप्शन किस में है? तीनों ऑप्शन सी में, सी आंसर होगा। चलिए IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है। चलिए अब देखेंगे 25 नंबर, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। राइट आंसर होगा आपको रैयतवाड़ी। किसने? कौन? रैयतवाड़ी। भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया इसे, और सरकार को भू राजस्व खुद से ही अदा करता था। चलिए यही बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है इसमें। 26 नंबर के नीचे दिए गए कथन और उसमें से एक कथन ए और दूसरे के कारण आर है, इसमें देखना क्या है। कथन है ये है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ठीक है, और कारण देखें क्या है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए हैं। राइट आंसर ए और दो दोनों सही है, कारण और कथन दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IAS प्री 2020 का UPPCS 2020 का क्वेश्चन है। अब देखेंगे 27 नंबर क्या है कि पंजाब भूमि
हस्तांतरण अधिनियम कब लागू किया गया? राइट आंसर होगा सी, 1900 में लागू किया गया। ये बीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। असम 28 नंबर देखेंगे, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा सी, 1839 में हुई। आरओ में क्वेश्चन आ चुका, यूपी आरओ में। 29 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटुर से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं क्या है। क्या है? जजमानी एक प्रथा है जो उत्तर भारत में चलता था, एक प्रथा है। ये 12 बुलूट, तो ये महाराष्ट्र में। सी है मिरासी, तो मिरासी कहाँ? तो तमिलनाडु में। और बाकी ए आ जाएगा। अब देखते हैं, ए का 1 सभी में है, ठीक है, सभी में। बी का देख रहे हैं 3, बी का 3 कहाँ है? बी का 3 यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों सही नहीं होगा। अब सी में देखते हैं, सी का 4 कहाँ है? सी का 4 यहाँ है, लेकिन यहाँ 3 है, तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है। ये इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? राइट आंसर है 40% व्यय होता था। आरओ 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी पर। देखिए क्या है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत जिसे ड्रेन ऑफ थ्योरी कहा जाता है कि सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? ठीक है, यह देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग तथा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता था। यही है इसका नाम। तो सर्वप्रथम अपवाह सिद्धांत का, ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे, कब? 1892 में बने, उदारवादी पार्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। 33 नंबर है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के एक आर्थिक दोहन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? यही दादा भाई नौरोजी है। आर्थिक दोहन, ड्रेन ऑफ थ्योरी यही सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, इस सत्य है। धन की निकासी का स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था, तभी सही है। तो कथन और कारण दोनों, इसका आंसर होगा ए है। कथन कारण दोनों सही भी है, और ये दोनों, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे? आर्थिक आलोचक कौन थे उपनिवेशवाद का? राइट आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी, ये तो थे ही। जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, आर.सी. दत्त ये भी थे। राइट आंसर डी होगा, तीनों होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2015 प्री में, ISPD का क्वेश्चन है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्पादन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? राइट आंसर आपको तिलक इनके समर्थक थे, आर.सी. दत्त तो दिए ही थे, M.G. रांडे भी इनके समर्थक थे, लेकिन सैयद अहमद खान ये समर्थक नहीं थे। राइट आंसर होगा आपका यही डी, सैयद अहमद खान। अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसने ही वहाँ पर एंग्लो नहीं, वहाँ पर ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। वही ओरिएंटल कॉलेज आगे जा कर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, और ये अंग्रेज पक्षधर थे। क्या थे? अंग्रेज पक्षधर थे। इन्होंने कहा था मुसलमानों का हित, मुसलमानों की भलाई, मुसलमानों की प्रगति ब्रिटिश शासन में है, ब्रिटिश सत्ता में है। तो ब्रिटिश का ये क्या बन गया? पक्षधर बन गया, गुलाम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर की, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो राइट आंसर होगा बी, 1901 में। कब? 1901 में। और ड्रेन थ्योरी जो है इसी में दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ये पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ठीक है।
38 नंबर की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। कब? 1901 में। ठीक है। 39 नंबर की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर। तो राइट आंसर कब होगा? उदारवादी दल। कौन सा? उदारवादी दल। कब बने थे? 1892 में सदस्य बने थे इसके। 1892 बीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। 40 नंबर के ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर के औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सा कथन सही है। ठीक है, यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ होती है। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया में तेजी लाई। राइट आंसर ये भी होगा। इसी समय क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार मोनोपोली को समाप्त किया गया। एकाधिकार को समाप्त किया गया, मोनोपोली को समाप्त किया गया। तो राइट आंसर दोनों होगा। दोनों किस में है? राइट आंसर देख रहे हैं, दोनों है आपको सी में। सी राइट आंसर होगा। किसने? सी में। ठीक है, इसमें क्या आ गया? चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार की छूट दी गई। इसमें चीन के साथ व्यापार, ध्यान से सुनेंगे, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर छूट दी गई थी। चाय के व्यापार पर छूट दी गई थी, बाकी सब पर इस पर मोनोपोली समाप्त कर दिया गया, तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर आगे 1833 में एक फिर से चार्टर आता है 1833 में विलियम बेंटिक के समय। तो उस समय सारा इसे भी समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया जाता है, चाय के साथ व्यापार के भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप 42 नंबर है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी। क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की कोई व्याख्या नहीं की। उन्होंने सामाजिक बुराइयों का निराकरण की बात नहीं की। राइट आंसर होगा ए। उन्होंने अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सबसे बड़ा इन्होंने ही किया था। सबसे पहले इन्होंने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। ये कब आया है? ISPD 2012 का क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कम्युनिस्ट नेता था कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए 44 नंबर है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? अग्रदूत किसे माना? राइट है सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था का सर आर्थर कॉटन। चलिए 45 नंबर है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। औरंग क्या है? औरंग कौन सा सही? औरंग राजकोष प्रभारी नहीं, ये आंसर गलत होगा। इसका उत्तर होता गोदान होता है। औरंग का गोदाम होता है, गोदाम। ठीक है, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही है। यही आगे जाकर के ये बनिया भी कहलाया। तीसरा है मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। तो दो आंसर सही है, ए और दो किसमें? बी में। तो बी आंसर ISPD 2020 का क्वेश्चन है। मात्र 2 साल पहले IS में कोई ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं आपको 46 नंबर, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था? ये भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, ये भी गलत है। और इसने भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, ये भी गलत है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। राइट आंसर होगा सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। यही ISPD 2018 का क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? क्या है? ये ऑप्शन, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। बी है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनरों की बड़ी संख्या में प्रवेश हो गया हुआ। ये गलत है। देश के अनेक भागों में रेलवे की लाइन बिछाई गई थी, अनेक भागों में नहीं बिछाई गई थी। ठीक है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। ठीक है,
ब्रिटिश उत्पादन का आयात नहीं, ये भी है, उत्पादन आयात फ्री था। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ए है। ब्रिटिश दस्तकारी नष्ट हो गए थे। जब वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत के काश्तकारी उद्योग, हस्तकरघा उद्योग नष्ट हो गया था। और भारत के वस्त्र उद्योग भी नष्ट हो, क्योंकि वहाँ जो है ब्रिटेन में मशीनीकरण शुरुआत हो चुका था। ठीक है, वहाँ पावर लूम वाले मशीन आ चुके थे, जिससे वहाँ कपड़ा बनने लगा था, वस्त्र बनने लगा था। तो भारत का वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया था। ठीक है, यहाँ क्या है, मनुष्यीकरण नहीं हुआ था, मशीनीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, और इंग्लैंड में मशीनीकरण हो चुका था। तो भारतीय वस्त्र उद्योग यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और भारत देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई थी, जिसके कारण भी भारतीय व्यापार, भारतीय उद्योग प्रभावित हुआ। और ब्रिटिश उत्पादन के आयात, मतलब ब्रिटिश में जो उत्पादन होता था उसके भारत में आयात करने पर बहुत छूट था, न के बराबर उसको शुल्क लगाया जाता था। इससे भारतीय औद्योगिक का विकास नहीं हो गया। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।